ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम github.com पर जाओ और वहां पहुंचते ही बस आगे की तरफ टाइप करो HMA विरिक और KADAMS और एंटर दबाओ। फिर तुम मुझे अपनी स्टाइलिश फोटो के साथ देख पाओगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि मैं तुम्हें एक टूल दिखाना चाहता हूं जो मैंने लिखा है, जिसका नाम है ब्रीच पार्स, और हम साथ में देखेंगे कि ये क्या करता है। अब ब्रीच पार्स पर क्लिक करो। वहां तुम्हें एक बैश स्क्रिप्ट और थोड़ा सा विवरण मिलेगा, तो तुम्हें इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ये बताता हूं कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। इस मैग्नेट लिंक के लिए तुम्हें कोई टॉरेंट क्लाइंट चाहिए होगा, जैसे कि यूटॉरेंट या बिटटॉरेंट, और तुम्हें यह डाउनलोड करना होगा। फाइल लगभग 44 गीगाबाइट्स की होती है जब एक्सट्रैक्ट होती है, यानी ये बहुत बड़ी फाइल है। तो अगर तुम चाहो तो ये सब करके देख सकते हो, वरना बस मेरे साथ देखते रहो और समझते रहो। तुम बिल्कुल अपने कंप्यूटर पर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये कैसा दिखता है। तो मैं अपनी एप्लीकेशंस और फाइल्स में जाकर ये दिखाता हूं। फिर मैंने इसे अपने ऑप्ट फोल्डर में डाल दिया है। तो अगर तुम यहाँ ऑप्ट में आओगे और मैंने ब्रीच पार्स रखा है, फिर इस ब्रीच कॉम्पिलेशन फोल्डर में जाओगे जो हम डाउनलोड करेंगे, तो तुम देखोगे कि यहाँ डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा में कई तरह के डेटा हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होने वाले ईमेल्स हैं और ऐसे कई और। इसके अंदर जो है, अगर हम इसे दिखा सकें तो ईमेल्स और पासवर्ड्स हैं। अब तुम देखोगे कि कुछ ईमेल्स के अंदर अजीब सामान्य सिंबल्स भी हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे ईमेल्स हैं। और यहाँ पासवर्ड्स हैं, जैसे कोई yahoo.com वाला हो और उसका पासवर्ड हो 12345। ये पासवर्ड्स क्रेडेंशियल डंप से आ रहे हैं। तो हमने पहले ही बात की थी, जैसे इक्विफैक्स, लिंक्डइन या होम डिपो के हैकिंग केसेस। ये बड़े बड़े ब्रीच होते हैं जिनमें क्रेडेंशियल्स लीक हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, ये डार्क वेब पर दिखने लगते हैं और आखिरकार ये लिस्ट्स में आ जाते हैं। तो हम इन लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ सैकड़ों फाइलें मिलेंगी, फिर से 44 गीगाबाइट्स। तो मैंने एक छोटा सा टूल बनाया है जो इस डेटा में से नाम ढूंढ सके। तो हम जल्दी से उस टूल को देख सकते हैं और ये क्या करता है, लेकिन असल में ये बस इतना करता है कि तुम सिंटैक्स डालो, जैसे कि @tesla.com, फिर तुम स्पेसिफाई कर सकते हो जैसे tesla.txt, और ये सारे फाइलों में @tesla.com को सर्च करेगा। अगर तुम्हें इसके पीछे का कोड देखना है तो तुम यहाँ कोड पढ़ सकते हो। अगर कुछ चीज़ें जो हमने पहले बैश स्क्रिप्टिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग में कवर की हैं आपको याद आ रही हैं, तो अब मैं टर्मिनल खोलने वाला हूँ और इसे थोड़ा बड़ा करूँगा। फिर मैं उस ओप फोल्डर ब्रीच पार्स में चला जाऊँगा। मैं ब्रीच पार्स रन करने वाला हूँ, तो ब्रीच पार्स यहाँ, और मैं बस कहूँगा @tesla.com और फिर tesla.txt, और ये रन हो जाएगा। तो फिर से आप इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। मैं अगली वीडियो में तुम्हें इसका एक और तरीका बताऊंगा। तो ये चलने वाला है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और ये सबके उस यूज़र नेम और पासवर्ड को पकड़ लेगा जिसमें tesla.com लिखा होगा यूज़र नेम के साथ। फिर इसमें सारे पासवर्ड्स होंगे और हम इसे चीज़ें समझ पाएंगे। तो मैं इसे चलने दूंगा और जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं वापस आकर बात करूंगा। परिणाम आ गए हैं। तो ये 3 फाइलों में बटे हैं, एक है टेस्ला की, एक मास्टर पासवर्ड्स की और एक यूज़र्स की। मास्टर फाइल में यूज़र नेम और पासवर्ड होता है और यूज़र्स फाइल में यूज़र्स के पासवर्ड्स होते हैं। अब मैं टेस्ला master.txt फाइल को जीडिट से खोलता हूं और देखते हैं। यहां से हमें कंपनी के साइज के हिसाब से ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं मिली, जो कि हैरानी की बात है। ऐसा लगता है कि लोग अपने वर्क क्रेडेंशियल्स या वर्क से जुड़ी जानकारी का ही इस्तेमाल करते हैं। वे लोग अपने वर्क ईमेल का इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ यूज़र नेम्स नहीं हैं, बल्कि पासवर्ड्स भी हैं। हम यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स दोनों देखते हैं, और मुझे बार बार गलती करने वालों को पहचानना पसंद है। साथ ही मैं सिंटैक्स पर भी ध्यान देता हूँ। याद है, हमने पहले फर्स्ट इनिशियल और लास्ट नेम देखा था, लेकिन यहाँ फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम है, और कभी कभी सिर्फ एक नाम भी होता है। अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ चीज़ों का एक झुंड है। तो nick@tesla.com भी है। तो पता है, ये बदल गया है। लगता है अब आमतौर पर पहला अक्षर और फिर आखिरी नाम होता है, लेकिन शायद पहले पहला नाम डॉट आखिरी नाम इस्तेमाल होता था, फिर आसान फॉर्मेट पे चले गए, या इसके उलट। पहले पहला अक्षर आखिरी नाम से शुरू किया, फिर कंपनी बड़ी हो गई तो पहला नाम डॉट आखिरी नाम करना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारा मकसद है संभावित बार बार गलती करने वालों को पहचानना। तो इस शार्क को देखो, tesla.com पर इसे 2 बार पकड़ा गया और पासवर्ड्स बहुत 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 मिलते जुलते हैं।
तो अगर मैं होता tesla.com के लॉगिन इंटरफेस पर हमला करने के लिए मैं ये यूज़र नेम लेकर इस पासवर्ड और उस पासवर्ड को आजमा सकता हूँ। इसे हम क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं, क्योंकि हमें पहले से पासवर्ड्स पता होते हैं। फिर मैं कैपिटल और नॉन कैपिटल अक्षरों में थोड़े बदलाव कर सकता हूँ, क्योंकि 907 और 814 तो लगातार दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ कैपिटल और नॉन कैपिटल अक्षरों को बदल बदल के छोटे अक्षरों के साथ ट्राई करूँगा कि शायद कुछ काम बन जाए। तो ये कुछ ऐसा है जो दिलचस्प है। ये जो यूज़र नीचे है 1 2 3 4 5 स्टार, ऐसे तो टेस्ला जैसी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन पता नहीं क्या हो। खैर, हम जो करते हैं वो है कि यूज़र नेम्स लेके उन पर ये पासवर्ड्स आजमाते हैं। इसे क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं। फिर हम इन यूज़र नेम्स और सारे जाने माने यूज़र नेम्स लेके उनके ऊपर पासवर्ड्स डालते हैं, जैसे फॉल 2019 में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इसे पासवर्ड स्प्रेइंग कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानकारी इकट्ठा करना मतलब शुरू में ही ये यूज़र नेम्स और क्रेडेंशियल्स जुटाना होता है। आपको अपने टारगेट्स के साथ इन्हें पहचानना होता है। तो ये कुछ वैसा ही दिखता है। मैं हर असेसमेंट में ऐसा ही करता हूँ। तो इस वीडियो में हमने जानकारी इकट्ठी करने की कुछ टेक्निकें सीखी और हम किसी क्लाइंट के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।